एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़े लंबे अरसे के बाद आपसे अपने यूट्यूब चैनल पे मुलाकात हो रही है। जैसे कि आपको पता है मैं क्रिकेटिंग कंटेंट ही क्रिएट करता हूँ ज़्यादातर। और वर्ल्ड कप का ये सीज़न है, T20 वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है 2024। और तमाम ममालिक अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर रहे हैं आजकल, और टीमों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए। और जो 5-6 टॉप टीमें हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर भी दिया है। और पाकिस्तान ने आज अपने प्रोविजनल स्क्वाड का ऐलान किया जो कि 18 रुकनी स्क्वाड है। और स्पेसिफिकली ये दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया। और इन्हीं 18 खिलाड़ियों में से मोस्ट प्रोबेबली 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड मुंतखब किया जाएगा 23 मई को, क्योंकि 22 मई को पाकिस्तान इंग्लैंड का पहला T20 है। 4 मैचेस की T20 सीरीज़ का, उसके बाद ये स्क्वाड अनाउंस होना है। उसकी कई वजूहत हैं, कुछ तो प्लेयर्स की फॉर्म का भी इशू चल रहा है, उनको भी देखा जा रहा है। और उससे बढ़ के ये कि प्लेयर्स की फिटनेस पे काफ़ी सवालिया निशान है। 3-4 प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स हमारे, ख़ासतौर पर रिजवान और हारिस रऊफ, इसी तरह इरफान खान, नियाजी और आज़म खान भी अभी रिकवरी कर रहे हैं इंजरीज से। तो जो 18 स्क्वाड अनाउंस किया गया उस पर काफ़ी आईब्रोज उठ रही हैं। कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेके आईब्रोज उठ रही हैं, और कुछ प्लेयर्स की नॉन सिलेक्शन पे आईब्रोज उठ रही हैं। ख़ासतौर पे हसन अली, जिनको तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद अचानक ही स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, वो भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। और अजीब व गरीब मंतकें दी जा रही हैं इसके पीछे, कहीं उनके एक्सपीरियंस का रोना रोया जा रहा है, कहीं कुछ। अगर इसके अलावा उसामा मीर और जमान खान की नॉन सिलेक्शन पे भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वो डिज़र्व करते थे स्क्वाड में, वो नहीं है। और इसी तरह सलमान आगा को लेके भी बात हो रही है। थोड़ी सी पहले हसन अली की बात कर लेते हैं। हसन अली तकरीबन पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन सेलेक्टर्स को उनके एक्सपीरियंस याद आ गया। पिछले 2 सालों में इनका एक्सपीरियंस कहीं नहीं था। उनकी कोई PSL में इस दफ़ा भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी। बॉलिंग चार्ट पे वो 7वें नंबर थे, लीडिंग जो बॉलर्स हैं उसके बॉलिंग चार्ट पे। और इसके अलावा उनको कहा ही जा रहा है कि हारिस रऊफ क्योंकि अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए, नोज़ के शायद वो ना वर्ल्ड कप खेल सके, तो इसलिए एक्सपीरियंस के तौर पे उनके मुतबादिल के तौर पे एक एक्सपीरियंस और सीजन कंपेनर हसन अली को सिलेक्ट किया गया है। जबकि अगर आपने परफॉर्मेंसेस बेस्ड ही सिलेक्शन अगर करनी थी, अगर सिलेक्शन होती, करनी थी नहीं, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती तो मोहम्मद अली को ही मोहम्मद अली डिज़र्व करते थे रिजर्व प्ले के तौर पे सिलेक्ट होने के लिए। PSL में उन्होंने वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली T20, लेकिन डोमेस्टिक में काफ़ी क्रिकेट खेले हुए, काफ़ी सीजन कंपेनर थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो 18-19 साल के कोई यंगस्टर थे इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए जी हम सीजन कंपेनर हसन अली की तरफ गए। तो एक तो ये समय से बाला तर सिलेक्शन है हसन अली की। और उसके बाद उसामा मीर की बात कर लें तो अगरचे अब्रार अहमद की सिलेक्शन हुई और मेरे हिसाब से बहुत बेहतर सिलेक्शन है अब्रार अहमद की, लेकिन मैं समझता हूँ बाकी टीमें जहाँ वेस्ट इंडीज़ में 4 स्पिनर्स लेके जा रही हैं और कंडीशंस वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होंगी कि 4 स्पिनर्स के साथ खेला जा स्क्वाड में होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 6 फास्ट बॉलर्स की बजाय 4 स्पिनर्स के साथ, स्पेशल स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था स्क्वाड में। प्लेइंग 11 की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि शादाब खान और इमरान हुसैन ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। वो जनरली मतलब स्पिन बॉलर के लिए स्पिन बॉलर नहीं है, तो इसलिए उसामा मीर की सिलेक्शन बनती थी किसी एक फास्ट बॉलर्स वालों को ड्रॉप करके, स्पेशली हसन अली को। और अगर बैटिंग के शोबे में बात की जाए तो सलमान अली आगा जो कि बैटिंग ऑलराउंडर, उनकी इंक्लूजन बहुत अच्छी है। उनको पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी उनको खिलाया जाना चाहिए था। उनकी PSL की सब परफॉर्मेंसेज भी अच्छी थी। वो काफ़ी डिसेंट ऑफ स्पिनर और काफ़ी अच्छे फील्डर भी हैं और इनोवेटिव बैट्समैन है, काफ़ी इनोवेट करते हैं। T20 क्रिकेट में आपको इस तरह की इनोवेशंस दरकार होती हैं, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप और इस तरह के शॉट्स वगैरह। सिर्फ कन्वेंशन शॉट्स पे गुजारा आप नहीं कर सकते।
इसी तरह साइम अयूब की बात अगर करें तो उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। जो उनको अभी 16 T20 अभी तक में मौका मिला है, एक भी 50 स्कोर नहीं कर सके और स्ट्राइक रेट भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगरचे हमारे फ्यूचर स्टार ना बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन पे एतमाद सिलेक्शन कमेटी ने रखा हुआ अभी तक। अब लेट्स सी कि उनको आयरलैंड में मौका मिलता है और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में या नहीं मिलता, और अगर मौका मिलता तो क्या वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर पाते हैं, क्या वो वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड के लिए जगह बना पाते हैं या फिर रिजर्व में जाते हैं। इसी तरह जमान खान को देख रहे हैं कि डेथ बॉलिंग के वो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल सबसे अच्छी डेथ बॉलिंग T20 क्रिकेट में जमान खान से बेहतर बॉलर कोई नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से इग्नोर किया गया और उस पर भी काफ़ी आईब्रोज उठ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर उनका मुकाबला अब्बास अफरीदी से किया जाए तो डेफिनेटली फिर अब्बास अफरीदी को एज हासिल होगा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ PSL में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक भी जितनी खेली उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस हैं और वो कंप्लीट बॉलर हैं, कंप्लीट पैकेज है। तो अगर उनसे उनका कंपटीशन था फिर तो ऑब्वियसली हार्ड लक टू जमान खान, लेकिन फिर अब्बास अफरीदी ही डिजर्व करते थे। बाकी हारिस रऊफ की फिटनेस पे सवालिया निशान है। पेस सब कुछ नहीं है उनकी बॉलिंग में, पिछले कुछ अर्से से उस तरह की कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। अगरचे वो विकेट्स ज़रूर लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है और टीम के मफाद में नहीं है कि वो इतनी एक्सपेंसिव बॉलिंग करें। तो मेरे हिसाब से तो अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं हारिस रऊफ और हसन अली दोनों को किसी सूरत भी सिलेक्ट ना करता पाकिस्तान को वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, ख़ासतौर पर इन करंट परफॉर्मेंसेस पे। और आज़म खान की अगर बात करें तो बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, बिग हिटर हैं और वन ऑफ द क्लीनेस्ट हिटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन उनके फिटनेस उनके आड़े आती है। एक तो विकेट कीपिंग भी वो उस तरह से एजाइल नहीं है विकेट कीपर इस फिटनेस के साथ, तो फील्डिंग वो कहीं कर नहीं सकते, फील्ड में उनसे फील्ड हो नहीं सकती। बैटिंग में अगर उनकी बात कर रहे हैं तो सिर्फ चौके छक्कों की गेम नहीं, T20 क्रिकेट आपको सिंगल्स डबल्स भाग के रनिंग काफ़ी करनी पड़ती है, तो वो उस काबिल उस तरह से दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ 2 रन बन जाते हैं वह मुश्किल 1 रन बना पाते हैं, जहाँ 3 रन की गुंजाइश होती है वहाँ हार्डली वो 2 रन दौड़ सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सिंगल्स जो क्लोज सिंगल्स जो आम कोई दूसरे बैट्समैन हों थोड़ी सी बेहतर फिटनेस के साथ वो सिंगल ले पाते हैं तो ले लेते हैं, तो वहाँ पे आज़म खान सिंगल भी नहीं ले पाते। तो ये चीज़ें उनके अगेंस्ट जाती हैं और इस फिटनेस के साथ आज़म खान, आई एम सॉरी टू से अच्छे नथिंग अगेंस्ट आज़म खान, वो बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन इस फिटनेस के साथ आज़म खान वर्ल्ड कप के लिए डिज़र्व नहीं करते थे। उनकी सिलेक्शन मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। तो बाकी फरहान पे थोड़ी सी ज़रूर बात करूँगा कि एक प्लेयर, एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन जिसने ना सिर्फ ओपनिंग बल्कि दिग्गज पोजीशंस पे भी पिछले 2-3 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग की और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनको निचले नंबर पे खिलाया गया। चले इंटरनेशनल क्रिकेट तो उन्होंने इतनी ज़्यादा खेली नहीं, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली उसमें उन्होंने 2-3 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में ना सिर्फ T20 बल्कि ODIs में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आई डोंट नो कि किस बुनियाद पे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। ये चीज़ जाहिर करती है कि डोमेस्टिक क्रिकेटर की इस तरह से परफॉर्मेंसेस जो हैं उनकी कोई कदर नहीं की जा रही, उस तरह से उनको वेटेज नहीं दिया जा रहा। अगर कोई सिलेक्ट कर भी लिया जाता है किसी डोमेस्टिक प्लेयर को परफॉर्मेंस पे तो कोई एक आध इक्का दुक्का प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स को बड़ी भारी बैटिंग परफॉर्मेंसेस के बाद भी सिलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अलमिया है हमारी क्रिकेट का। बहरहाल नेवरदलेस सिलेक्शन कन्फ्यूज तो है, क्योंकि बाकी टीमें आप देखें कि ममालिक देखें उन्होंने अपनी टीमों को ऑलरेडी स्क्वाड का अनाउंस कर दिए हुए हैं और प्लेयर्स के माइंड में क्लियरिटी है कि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। उनको पता है कि हमने खेलना वर्ल्ड कप, पता नहीं 16 स्क्वाड रुकनी जो भी स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं। हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं पता कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन फिट होगा कोई कौन नहीं फिट होगा। तब तक तो प्लेयर्स के ऊपर एक दबाव सा रहेगा जब तक ये टीम की सिलेक्शन वर्ल्ड कप की मेन वर्ल्ड स्क्वाड की सिलेक्शन हो नहीं जाती वर्ल्ड कप के लिए। तो अब देखते हैं कि आयरलैंड की सीरीज़ में जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं और उनमें से कौन से 15 खुशनसीब हैं जो वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड में जगह बना पाएंगे और कौन से 3 ऐसे होंगे जिनको
रिज़र्व में रखा जाएगा। मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती, तो मैं हसन अली और हारिस रऊफ दोनों को ही वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट न करता। तो अगर अब 18 रुकनी स्क्वाड में वो शामिल हैं, अगर अब 3 खिलाड़ियों को, अगर मेरे हिसाब से मुझे चॉइस दी कि 3 खिलाड़ी कौन से रिज़र्व में आप रखेंगे, तो 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा होगा? 3 खिलाड़ी जो रिज़र्व में मेरे हिसाब से होने चाहिए, उनमें आज़िम खान और उसके अलावा हसन अली, और तीसरे के लिए ज़रा टाई है, सोचना पड़ेगा साइम अयूब या फिर सलमान अली आगा में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंसेस ऑफ साइम अयूब। अगर साइम अयूब अच्छा कर जाते हैं तो मैं ख्याल साइम अयूब को ओपनर के तौर पर रखना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास और भी चॉइसेस हैं, उस्मान खान को भी ओपनिंग कराया जा सकती है, वो भाई जो ना ट्रेड ओपनर ही हैं, वन डाउन भी खेलते आए हैं। इसी तरह रिजवान और बाबर भी पिछले 2-2.5 साल से ओपनिंग कर रहे हैं। तो डिपेंड्स अपॉन के साइम अयूब कैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो वर्ल्ड कप के जब स्क्वाड होगा ना, उस पर मज़ीद बात करेंगे, फिर दोबारा से एवेल्यूएट करेंगे कि जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आया वो मेरिट पे हुआ है, और जो रिज़र्व में 3 खिलाड़ी हैं, क्या उनको रिज़र्व में होने चाहिए था, या उनमें से भी कोई 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए था, और 15 रुकनी स्क्वाड से किसी और को रिज़र्व में होना चाहिए था। इसमें बात तब करेंगे जब वर्ल्ड कप की ये टीम की सिलेक्शन होगी। तो आप जाने से पहले आप से गुजारिश कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेट्स टॉक क्रिकेट के नाम से। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलें, और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।